फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, सो हेरिडिटी क्या है ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। लॉस क्या है हेरिडिटी के जो मेंडल ने दिए थे वो अभी हमें क्लियर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने जब पढ़ा था कि वेरिएशन जो होते हैं, ठीक है, दे हेल्प इनटू द इवोल्यूशन। वो एक किसी स्पीशीज के इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन जो है क्या होता है, उस किस किस तरह से होता है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने इवोल्यूशन को ऑब्जर्व किया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ही ऑब्जर्व्ड इवोल्यूशन। कैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया? चार्ल्स डार्विन 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, मेंडल ने काफ़ी कुछ बताया हेरिडिटी के बारे में, लेकिन इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी, इवोल्यूशन कैसे ओवर द मिलियन ईयर्स एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज इवॉल्व हुई, ये जो था हाइपोथेसिस थी, ये किसने दी? ये चार्ल्स डार्विन ने दी। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ही जो है बर्ड्स जो रहती हैं, बर्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स रहती हैं। ठीक है, उसमें बर्ड्स अलग अलग टाइप का फूड जो है खाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप पैरेट को देखेंगे तो पैरेट क्या खाता है? फ्रूट्स खाता है। कुछ आप स्पीशीज देखेंगे, कुछ बर्ड्स आप यदि देखेंगे तो वो क्या खाती है, जैसे काइट। ठीक है, जैसे कि जो काइट है या जो फाल्कन है, ये बर्ड्स क्या खाती हैं? ये मीट खाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ बर्ड्स का फूड जो है वो फ्रूट है, कुछ का जो है सीरियल्स खाती हैं वो। ठीक है, दाने जो है वो खाते हैं, जैसे पिजन्स वो दाने खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स जो है वो मीट खाती हैं। ठीक है, क्रो भी मीट खाता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग बर्ड्स में उनके फूड के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक थी, ठीक है, जो बीक थी, जो चोंच थी, ठीक है, जो कि इस प्रकार से होती है, किसमें? बर्ड्स में। तो वो जो बीक थी उसका शेप अलग अलग था। किसमें? सभी बर्ड्स में, उनके फूड के अकॉर्डिंग। जिसको कि जो हार्ड सीड है, उसे सीड को, जिन चिड़िया को उसे सीड्स को जो है मैस्टिकेट करना है, चबाना है, उनमें बीक का आकार अलग था। जिन्हें बीट को चीर फाड़ करनी है, जैसे फाल्कन, उनकी बीक का जो आकार था, शेप था, वो काफ़ी डिफरेंट था, ताकि वो मीट की चीर फाड़ कर सके। ठीक है, उसे कट कर सके। जो फ्रूट खाते थे उनकी बीक का आकार अलग था। इस प्रकार डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो फिंचेस हैं उनमें बीक का आकार, बीक का शेप अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर फूड, एंड इसे कहा गया एडाप्टेशन। ठीक है, और यह एडाप्टेशन किसके अकॉर्डिंग आया? उनके फूड के या उनके नेचर के, जिसमें वो रहते थे, जो वो खाते थे। इस एडाप्टेशन को, इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, उसे इन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और इस प्रकार डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर बताया कि किस तरह जो एडाप्टेशंस हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक, और इस प्रकार थ्योरी और इवोल्यूशन जो थी वो डार्विन ने ऑब्जर्व की। ठीक है, डार्विन एक साइंटिस्ट थे और एक वो बहुत लंबी यात्रा पर निकले, और उस यात्रा पर उन्हें मौका मिला कि डिफरेंट सी के उन्होंने एनिमल्स देखे। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स देखे, डिफरेंट प्लांट्स देखे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे। ठीक है, इस प्रकार हर एक जियोग्राफिकल एरिया में उन्हें मौका मिला कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना, और इस प्रकार उन्होंने जो है वो इस कंक्लूजन पे आए कि जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are evolved from single simple living organism.
ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए। अब ये एक, इसको मानना भी हमारे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट न होने वाली बात है कि कैसे एक सिंपल सिंगल जो है एक ऑर्गेनिज्म है, इस प्रकार का फ्लैजलेट, सिंगल फ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म है, उसी के द्वारा ह्यूमन जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, कैसे हम मान लें। लेकिन डार्विन ने इसको जो है बताया, इसे डिस्क्राइब किया कि ओवर द मिलियन ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इस सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस आए, फिर उससे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जब सिस्टम्स डेवलप्ड हुए, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में क्या, जैसे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, फिर उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे ये चेंजेस आए, ये मॉडिफिकेशंस आए, तो इन चेंजेस को क्या कहा गया, इवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, यह जो चेंजेस थे जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आए, इन चेंजेस को इवोल्यूशन कहा गया। तो ये सिर्फ इतना ही इवोल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पॉपुलेशन में यदि एक स्पीशीज में भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो इनहेरिट होते हैं, तो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। इन चेंजेस को क्या कहा गया, इवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, तो व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज चेंजेस इन particular trait, ठीक है, changes in particular trait can be inherited is called as evolution। ठीक है, evolution क्या है? inherited in a population, किसी population में, ठीक है, पॉपुलेशन क्या कि पर्टिकुलर गिवन जियोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन। अब उस जो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी किसी पर्टिकुलर ट्रेट में यदि कुछ चेंजेस होते हैं तो उन्हें हम इवोल्यूशन कहते हैं, और यह जो चेंजेस हैं ये इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसे इनहेरिट होते हैं हमें पता है, इनहेरिटेंस जो है हमने पढ़ लिया है, डीएनए कॉपिंग की वजह से, जीन्स की वजह से ये क्या होते हैं, ये चेंजेस इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक, तो इवोल्यूशन जो है वो चेंजेस हैं किसी भी गिवन ऑर्गेनिज्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यदि कुछ चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हम देखेंगे आगे जाके कि इवोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो वो जो चेंजेस हैं, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ह्यूमंस के जो एंसेस्टर हैं दे आर मंकीज। अब मंकीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हुए और ह्यूमन जब बने तो इस चेंज को क्या कहा, इवोल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मंकी से सीधे जो है मैन इवॉल्व हो गए, ठीक है, क्योंकि जब आप इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे तब आप ह्यूमन पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से मंकीज में चेंजेस आए और उससे प्रिमिटिव काइंड ऑफ ह्यूमन बने, और उन प्रिमिटिव काइंड ऑफ ह्यूमन में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए। वो क्यों आए चेंजेस? बिकॉज ऑफ देयर नेचर। ठीक है, नेचर को जैसे जैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उनकी बॉडी में भी एडाप्टेशन के लिए, सो दैट दे कैन सर्वाइव बेटर इन देयर नेचर। ठीक है, यह जो चेंजेस हैं ये सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, एडाप्टेशंस में हेल्प करते हैं, और इसीलिए वो चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक, तो इस प्रकार जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ उसने नेचर को एक्सप्लोर करने में मदद की, नेचर में सरवाइव करने में मदद की, और इसीलिए रिजल्ट क्या हुआ, मंकीज से
जो है ह्यूमन का, मॉडर्न मैन का, मॉडर्न ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ठीक, तो इवोल्यूशन किसी भी पॉपुलेशन में वह चेंजेस हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट में, ठीक है, और जो कि इनहेरिट हो सकते हैं। अब इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या क्या है, किस किस तरीके से एक गिवन ऑर्गेनिज्म में, एक पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, किस किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन या चेंजेस हो सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन एक जेनेटिक चेंज है, हमेशा इवोल्यूशन जेनेटिक चेंजेस के वजह से होता है, ये याद रखिए आप। ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म है, किन किन वजह से इवोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा है म्यूटेशंस, म्यूटेशंस क्या है हम समझेंगे सभी टर्मिनोलॉजी को। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, डाइवर्जेंस एंड फिफ्थ है कॉन्वर्जेंस। ठीक है, इस प्रकार से 5 मैकेनिज्म है इवोल्यूशन की, जिन जिन तरीकों से इवोल्यूशन हो सकता है वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या है। इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया कि इवोल्यूशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन इन सर्टेन ट्रेट्स और पर्टिकुलर ट्रेट्स। सबसे पहला है नेचुरल सिलेक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसने, डार्विन ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया और उनकी एक बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो डार्विन ने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्विन ने ही हमें सबसे पहले यह बताया कि जो स्पीशीज का ओरिजिन है, डिफरेंट स्पीशीज का, सिर्फ ह्यूमन का नहीं, क्योंकि प्लांट में भी जब आप प्लांट पढ़ते हैं तो प्लांट में आप क्या क्या पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम भी जो है डाइवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज जो है वो प्लांट्स में होती है। उसी प्रकार जब आप ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि एनिमल किंगडम में भी डिफरेंट वैरायटी है। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर एक मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी एनिमल किंगडम में आता है। तो इस प्रकार ये डाइवर्सिटी है कि एक ही किंगडम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं। तो उन्होंने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से हुआ। ठीक है, और इस प्रकार इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज ओरिजिनेट हुई और किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, नेचुरल सिलेक्शन की तरह। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने नेचर से जो है, नेचर को जब एक्सप्लोर करती है स्पीशीज और अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग इट्स हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट, जब एक स्पीशीज में कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन में वो चेंजेस आते हैं जो कि उसको अडैप्ट करते हैं टू सर्वाइव बेटर इन इट्स नेचर। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में वह चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट इट्स एनवायरमेंट टू सर्वाइव और फॉर द टू सर्वाइव और फॉर द बेटर सर्वाइवल, फॉर बेटर सर्वाइवल। ठीक, इस प्रकार इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म को अपने नेचर में
वह सरवाइव कर सके। ठीक है, अब सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, फूड जरूरी है, खाना जरूरी है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वह अपने को चेंज कर सके, अपने आप को मॉडिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे कि पोल्स पे जो एंटार्कटिक्स में, आर्कटिक में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पर भी इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी बहुत से ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकते हैं। कैसे जीवित रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो एडाप्टेशन है, जो कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन भी 3 प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या है नेचुरल सिलेक्शन के? ठीक, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है, इस प्रकार 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब सबसे पहला है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है? इस प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन जो कि ऑर्गेनिज्म को असिस्ट करे फॉर द बेटर सर्वाइवल। ठीक है, तो कि क्या हो गया कि वह डायरेक्शनल सिलेक्शन वह होता है विच डायरेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट की क्या डेफिनेशन होगी? द एडाप्टेशन इन एन ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्ट और असिस्ट इट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो सर्वाइवल में ऐसे अडाप्टेशन जो एक ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट करे या असिस्ट करे फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, वो कहलाएगा डायरेक्शनल सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, जैसे कि टाइगर। ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ने वाला एनिमल है। क्यों? क्योंकि उसे शिकार करना पड़ता है, वह शिकार पे ही जीवित रह सकता है और शिकार करने के लिए दौड़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए टाइगर बहुत तेज दौड़ सकता है। ठीक है, इसलिए उसके जो फोरलिम्स है वो बहुत जो है प्रोलॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड होंगे। ठीक है, तो एलोंगेटेड फोरलिम इन वेरी फास्ट रनर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया जो कि उसे असिस्ट कर रहा है फॉर द सर्वाइवल। अब दूसरा आया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब ऐसा एडाप्टेशन, ऐसे नेचुरल सिलेक्शन या ऐसे चेंजेस ऑर्गेनिज्म में जो कि उसकी जनरेशन में पास आउट हो। ठीक है, दैट मीन्स वह चेंजेस जो कि स्टेबल हो गए हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, तो द चेंजेस और एडाप्टेशन इन एन ऑर्गेनिज्म which pass on the generation on generations are called as stabilizing. That means कि ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन था वह अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बन गया है। दैट मीन्स कि वो स्टेबल हो गया है एक पॉपुलेशन में, क्योंकि वो जनरेशन्स में पास ऑन हो रहा है। अब किसी भी चेंज को, किसी भी मॉडिफिकेशन को पास ऑन होने के लिए जनरेशन में, थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने के लिए जरूरी है कि वह जर्म सेल में पास ऑन हो, वह जर्म सेल को अफेक्ट करे। ठीक है, तभी वह चेंज पास ऑन
हो सकता है। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एनी नेचुरल सिलेक्शन और व्हेन एनी एडाप्टेशन इज पास ऑन टू जनरेशन टू जनरेशन, देन इट्स कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, अब डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन क्या होता है? डाइवर्सिफाइड सिलेक्शन क्या है? व्हेन अ चेंज, ठीक है, व्हेन अ चेंज in an organism sorry, when a change in an organism is expressed differently, then it's called as diversifying selection. ठीक है, when any change express itself differently in different organism of population, then is called as डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, दैट मीन्स यदि कोई एक जेनेटिक चेंज है और उसका एक्सप्रेशन एक ऑर्गेनिज्म में तो अलग है लेकिन दूसरे सिमिलर पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में अलग है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि व्हेन जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया का जेनेटिक चेंज होता है। ठीक है, जीन्स जो है उस डिजीज का कारण है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया जो कि जेनेटिक जो है इनहेरिटेड होता है, ठीक है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है। व्हेन जब बोथ ऑफ द पेरेंट्स से उसे उसका जीन्स मिलता है, इस डिजीज का जीन्स जब पास ऑन होता है, तभी एक जो चाइल्ड है उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, समझ रहे हैं अब बात कि जब फादर एंड मदर दोनों के ही अंदर सिकल सेल का जीन है, ठीक है, देन जो प्रोजेनी होगी उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। लेकिन यदि सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा ही सिकल सेल एनीमिया का जीन पास ऑन हुआ है, तो यह जो प्रोजेनी है उससे सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बल्कि इट विल बी रेजिस्टेंट फॉर द मलेरिया। ठीक है, तो यह क्या कहा उन्होंने कि जब दोनों पेरेंट्स के जीन्स जो है सिकल सेल एनीमिया के ट्रांसफॉर्म होंगे प्रोजेनी को, तब उस बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ने ही उसे जीन्स पास ऑन किए हैं। लेकिन जब सिर्फ एक पेरेंट के जो है तरफ से उसके जीन्स पास ऑन होते हैं और दूसरे पेरेंट की तरफ से जीन्स नहीं पास ऑन होते, तो जो प्रोजेनी होती है वह कैरियर हो सकता है सिकल सेल एनीमिया का। दैट मीन्स कि जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, यह जो प्रोजेनी है रिप्रोड्यूस करेगी और इसका जो पार्टनर है इट has the genes for the sickle cell anemia, then the progeny of this person can have a sickle cell anemia, but right now इसको जो सिकल सेल एनीमिया वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा ही जीन्स का उसे पास ऑन हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, दे आर रेजिस्टेंट फॉर द मलेरिया। ठीक है, इस प्रकार क्या हो रहा है, जीन्स सिकल सेल एनीमिया के डिफरेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जब सिर्फ एक से होंगे तो अलग उसमें जो है एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कि दैट इज द पर्सन इज रेजिस्टेंट टू द मलेरिया। लेकिन जब दोनों से उसमें पास ऑन हो रहा है तो उसको सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली क्या होता है कि जो आरबीसीज है उनका साइज जो है सिकल टाइप हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं जल्दी जल्दी, और जब वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं तो पर्सन को अनीमिया हो जाता है, ब्लड जो है डेफिशिएंट उसको कहा जाता है, खून की कमी हो गई है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आरबीसीज के कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट किस पे आएगा, जो रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो अफेक्ट होगा। और इस प्रकार
जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बहुत अफेक्ट होता है, तो ये कंडीशन सिकल सेल एनीमिया कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार एक ही प्रकार के जीन्स डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, तो इसको कहा गया डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक, तो इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन कैसे हो रहा है समझ में आया। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जब नेचर के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसे कहा हमने नेचुरल सिलेक्शन। जब उसे वो सर्वाइवल के लिए असिस्ट कर रहे हैं तो हमने कहा डायरेक्शनल सिलेक्शन। जब वह चेंजेस जो है क्या हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं जनरेशन्स को, तब हमने उसे कहा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। लेकिन जब वह चेंजेस डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, देन वी कॉल इज डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। अब ठीक है, अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन का एक इलस्ट्रेशन किस प्रकार से इवोल्यूशन जो है वो हो सकता है, क्या क्या, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम बीटल का, और उसमें हम देखेंगे कैसे इवोल्यूशन होता है।